नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत में चुनाव जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए पद्धति पर हर 5 वर्ष बाद होता है। लेकिन आज चुनाव पर बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और कहानी महाभारत काल की है, जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं, कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं। और एक दिन उन्होंने सबकी परीक्षा लेने के लिए सबको एकत्र किया, धनुर्विद्या की परीक्षा लिया और एक पेड़ की तरफ इंगित करते हुए एक पक्षी पर तीर चलाने को कहा। लेकिन तीर संधान के समय उन्होंने हर विद्यार्थी से यह जानना चाहा कि उसे संधान करने वाले पक्षी में क्या दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने इस बात को जानना चाहा तो किसी ने यह बताया कि उसे पक्षी का पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, किसी ने बताया कि शरीर के साथ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, किसी ने बताया कि उसे ज़मीन भी दिखाई दे रही है, किसी ने बताया उसे आसमान और पक्षी और पौधे सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन से उन्होंने पूछा कि तुम्हें पक्षी में क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने संधान करने वाले बिंदु आँख के बारे में कहा कि गुरुवर, मुझे सिर्फ और सिर्फ आँख दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन ने इस बात को कहने के बाद अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा दिया तो अर्जुन को छोड़कर कोई भी उस पक्षी की आँख को भेद नहीं पाया। इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आज प्रजातंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव में आपको अपने मत का प्रयोग करना है, तब यह बात बहुत आवश्यक हो जाती है कि मतदाता को दिखाई क्या दे रहा है। क्योंकि जो मतदाता को दिखाई दे रहा होगा वही सोचकर वह अपने उम्मीदवारों का चुनाव करता है। अगर समाजशास्त्र मानव शास्त्र के पद्धतियों पर हम बात करें, खासतौर से समाजशास्त्रीय पद्धति में, तो एक पद्धति है प्रक्षेपण पद्धति, जिसे आप प्रोजेक्शन टेक्निक भी कह सकते हैं। और इस टेक्निक में जब हम धनुर्विद्या के इस तथ्य को वर्तमान लोकतांत्रिक देश भारत के मतदाताओं पर प्रोजेक्ट करके देखते हैं, तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि अपने मतों के धनुष बाण के साथ एक मतदाता को क्या दिखाई दे रहा है। और इस बात को समझने के लिए ही मैंने आपके साथ यह वीडियो बनाया है, केवल इसलिए कि केवल आप अपने मतों का प्रयोग ही न करें, बल्कि इस बात को भी समझने का प्रयास करें कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इस तथ्य को ज़्यादा रखने के बजाय इस दूसरे तथ्य को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जैसा कि मैक्स वेबर ने भी वर्स्टेहन जैसे एक शब्द का प्रयोग करके कहा था कि आप क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वह क्या सोच रहा है, इसको जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप किसी शोध को कर रहे हैं तो शोध में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। निर्विकार भाव से जब आप किसी शोध को करते हैं तो बातें सामने आती हैं। और आप जानते हैं कि बोगार्ट्स का जो सामाजिक दूरी का सिद्धांत है, उसके प्रकाश में भी जब हम भारतीय मतदाताओं को देखते हैं और यह सोचते हैं कि वह किस आधार पर मतों का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपके सामने एक बड़ी अजीब सी स्थिति आती है। यही कारण है कि कभी भी भारतीय जनमानस में उम्मीदवारों के मतों को देते समय मतदाता ने एक तरफा वोटिंग करने के बजाय अपने मतों का जो प्रयोग, जो बंटवारा किया है, उससे यह स्पष्ट होता है
कि मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते समय सिर्फ और सिर्फ एक ही तथ्य नहीं देखता है, वहाँ पर भी किसी को देश दिखाई देता है, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है। बहुत से ऐसे मतदाताओं का मैंने इंटरव्यू लिया, मैं यहाँ आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन उनके साक्षात्कार से मुझे यह प्रतीत हुआ कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस व्यक्ति को वो मत दे रहे हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण यह था कि किस व्यक्ति के माध्यम से भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और उन सीमाओं का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। लेकिन बहुत से मतदाता ऐसे भी हैं जो दुर्खीम के सामूहिक मन के सिद्धांत के अनुसार या स्पिनाज के सामूहिक मस्तिष्क के सिद्धांत के अनुसार इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि जब जिधर सब लोग मत देंगे, जिधर सबका मन होगा, उसको हम भी मत दे देंगे। उन्हें स्वयं में इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को मत देने के पीछे उनकी सोच क्या है। उनकी एक सामान्य सी सोच दिखाई दे रही है कि जिस ओर सभी जाएं वही रास्ता है, और इस आधार पर एक बड़ा जनमानस सामूहिक मन के सिद्धांत के अनुसार बिना कुछ सोचे समझे उस तरफ मत देने के लिए खड़ा है, जिसे यह पता ही नहीं है कि उसने अपने मत का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के लिए किया क्यों है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसा कि मास्लो ने भी आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, मानव शास्त्री मेलानोस्की ने थ्योरी ऑफ नीड दिया है, और उसको आधार बनाकर जब मैंने लोगों को देखा तो यह बड़ा विस्मयकारी मुझे लगा कि भारत जैसे देश में राष्ट्र की एकता, अखंडता से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं रहीं, और यह प्राथमिक आवश्यकताएं मानवाधिकार के क्षेत्र में भी आती हैं, गरिमापूर्ण जीवन में भी आती हैं। लेकिन देश को देना किसे है, उसके चुनाव में लोगों ने इस बात को ज़्यादा महत्व दिया है कि उनकी प्राथमिक आवश्यकता, जिसमें अगर हम ब्रोंसिला कैस्पर मेलानोस्की की बात करें तो जैसा कि वो प्राथमिक आवश्यकताओं में फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उन तीनों आवश्यकताओं जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, मैं डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की बात कर रहा हूं, उसके लिए वह उन्हें खाना कौन सबसे ज़्यादा दे रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर पार्टियां गरीबी के मुहावरे को लेकर चल रही हैं, गरीबी के मुहावरे के साथ ही अपने को सदन में बहुमत के साथ पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। तो पार्टी ही नहीं, देश की जनता भी यही देख रही है कि अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काज, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग एवरीबडी वांट्स फूड। और अगर इस तरह का भोजन किसी को मिल रहा है या उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, तो वह व्यक्ति बिना ये सोचे समझे कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इससे उसकी शारीरिक क्षमताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मानसिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आत्मसम्मान, आत्मबल, गरिमापूर्ण जीवन के स्वयं के स्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, वह इसी बात से संतुष्ट है कि कौन हमारी प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है, चाहे वह खाने की समस्या हो, चाहे वह आवास की समस्या हो, चाहे वह विवाह या सरकारी या सामाजिक संस्थाओं की समस्या हो, उन सभी के जो पूर्ण कर रहा है उसका आंकड़ा सबसे बड़ा था। और उसके आधार पर लोग इस जीवन में या इस मतदान को करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बहुत से ऐसे भी मतदाता मुझे साक्षात्कार के दौरान मिले जो इस तथ्य को देख रहे हैं कि वास्तव में इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरोहर के रूप में क्या देख रहे हैं। क्या वह आने वाली पीढ़ी इस देश में, इस पर्यावरण में सस्टेन कर पाएगी कि नहीं।
लेकिन मुझे इस बात को जान के आश्चर्य हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खाके में, चाहे वह इन्वायरमेंट का प्रश्न हो, चाहे वह पोल्यूशन का प्रश्न हो, उन सब पर सोचने वाले लोग 5 उंगली भी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आप इसी के आधार पर देश की विशाल जनसंख्या में यह अर्थ निकाल लें कि कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर बात कर रहा है। एक ऐसा भी वर्ग था जो यह चाहता है कि वास्तव में जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जैसे एक बीज को अगर मिट्टी मिल गई है, पर्याप्त रूप से प्रकाश और पानी मिल गया है, तो वह बीज अपने अंदर की सारी क्षमताओं का प्रदर्शन कर देगा। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण तत्व विकसित हो जाएगा, तो यह शरीर रूपी बीज के अंदर के गुण सामने आ जाएंगे और किसी भी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। व्यक्ति स्वयं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना विकास करेगा, बल्कि उसका विकास का दायरा इतना बड़ा होगा जिसका प्रभाव न सिर्फ समाज पर पड़ेगा, देश पर पड़ेगा। लेकिन इनका भी प्रतिशत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मत करने वालों से थोड़ा ही ज़्यादा। और ऐसी स्थिति में मतदाता के जीवन में इस तथ्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत से लोग दुर्खाइम इमाइल दुर्खाइम के सामूहिक मन के सिद्धांत के अनुसार यही थे कि जिधर लोग जाएंगे उधर ही हम चले जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी थे कि अगर उन्होंने मत नहीं भी दिया तो भी तो लोग जीत जाएंगे। और इस तथ्य के कारण भी निष्क्रिय मतदाता ज़्यादा दिखाई देने लगता है। जिस तरीके से 63%, 76%, 74% मतदान होता है, वह यह इस बात को तो प्रदर्शित करता है ना कहीं 24%, 25% मतदाता मतदान नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि यह अपने आप ही यह आंकड़ा प्रस्तुत करता है कि देश में मतदाता में इतना बड़ा वर्ग इस बात को मानकर चलता है कि उनके मत देने और न देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे जीतना है वह जीतेगा। और वह इस सिद्धांत पर काम करता है, को निरपो होय हमें कहानी। और इस निष्क्रियता के कारण ही अक्सर इस देश में टमाटर का मोल भाव करके, रिक्शे वाले से झगड़ा करके, दुकान पर 1-1 इंच कपड़ा की क्वालिटी देखकर खरीदने वाला इस देश का निवासी भारतीय मत देने के बारे में इतना नीर छीर का आकलन ही नहीं करता है। और यह मैं नहीं कह रहा, मैंने जो डेटा इकट्ठा किया जिसको शायद मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि अर्जुन की तरह सिर्फ देश को देखने वालों का प्रतिशत इस संपूर्ण जनसंख्या में 10% से ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। लेकिन अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पार्टी या लोगों के सापेक्ष मतदान करने वालों का प्रतिशत करीब 80% तक दिखाई देता है। क्योंकि वह चाहते हैं कि बिना श्रम के वह किस पार्टी या किस सरकार के माध्यम से अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। और यहीं पर आकर आपको यह बात समझ में आती है, हमें समझ में आती है कि राष्ट्र का एक बड़ा वर्ग राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, संरक्षा, वस्तुस्थिति, उसके निर्माण से बहुत दूर खड़ा है। और इस दूरी के कारण हर व्यक्ति अर्जुन नहीं बन के सोच रहा है। और यही कारण है कि न मतदाता एक बेहतरीन धनुर्धर की तरह है और न ही चुना जाने वाला व्यक्ति एक धनुर्धर की तरह होता है। और दोनों ही तरफ कोई तलवार में माहिर हो जाता है, कोई गदा चलाने में माहिर हो जाता है। और ऐसे मिश्रित लोगों से बनने वाले सदन के कारण
जो धनुर्धर अर्जुनों का समूह बनना चाहिए था वह नहीं बन पाता है। और एक ऐसे राष्ट्र में, लोकतंत्र की परिभाषा में, हम उन लोगों के समुच्चय के साथ सदन में अपने प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो जाते हैं जिनके माध्यम से यह राष्ट्र चलने लगता है। लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि एक मतदाता के रूप में हमारी क्या त्रुटियां रहीं, जो शोध का विषय है और मैंने इस शोध को किया है। जल बिंदु निपातेन सा पूर्वते घटा, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल पार्ट्स ऑफ सैंड मेक्स अ माइटी ओशन एंड अ प्लीजेंट लैंड की बात को हम कभी सोचना ही नहीं चाहते। जो मैंने अपने इन आंकड़ों में पाया कि कोई भी नहीं चाहता कि वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रकाश में, जो करीब 1% से भी कम लोग इस देश में सोचते हैं, उसके प्रकाश में हम यह देखते कि हमारे इस मतदान का प्रयोग अगले 50 साल तक क्या पड़ेगा, हमारे इस एक मत से राष्ट्र के निर्माण में 50 साल बाद क्या होगा, जो यह बताता है कि हर व्यक्ति को, खासतौर से समाज विज्ञान से संबंधित जितने लोग हैं, उन्हें इस बात का आकलन करना चाहिए कि नो डाउट वी आर ऑल होमो सैपियंस सैपियंस, हम मेधावी मानव हैं, लेकिन हमारा जो आकलन और तर्क है वह सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ रहने वाले दूसरे जीव जंतुओं की तरह ही, जैसा कि कहा भी गया कि बुद्धि 3 तरह से सोचती है। एक बुद्धि सोचती है कि हमें सिर्फ जीवित रहना है, वो प्रजनन का कार्य करती है, जिसमें एक कोशिकीय प्राणी आते हैं, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम। दूसरे तरीके के प्राणी ये हैं जो सिर्फ खाना और प्रजनन का काम करते हैं, जिसमें पृथ्वी के सारे पशु जगत आता है। लेकिन तीसरे तरह का प्राणी वो है जो भोजन, प्रजनन और तर्क और बुद्धि के आधार पर विश्लेषण की ताकत रखता है, जिसमें सिर्फ मनुष्य आता था। लेकिन जो ये तीसरा पहलू है मानव का, सोचने का, तर्क का, रिस्पॉन्ड करने का, जिसकी वजह से वो ह्यूमन बीइंग कहलाता है। बीइंग मीन्स हाउ टू रिस्पॉन्ड। ये जो रिस्पॉन्ड करने का जो उसका एक बहुत मौलिक तत्व था, वह कहीं नीचे आता जा रहा है। और उस नीचे आने के कारण वर्तमान में मतदान और मतदाता के बीच में खड़ा लोकतंत्र एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण चाहता है, एक मानव शास्त्रीय विश्लेषण चाहता है, और उस विश्लेषण के आधार पर इस तथ्य को, जैसा कि विल्फ्रेड परेटो ने शेर और लोमड़ी के सिद्धांत वाले बात में कहा था कि जो सत्ता होती है वह शेर की तरह भी काम करती है, लोमड़ी की तरह भी काम करती है। लोमड़ी की तरह चालाक होती है, शेर की तरह दबाव में अपना सारा काम करती है। सत्ता हमेशा यह जानती है कि हमें जनता के बीच कौन से पहलू रखकर अपने को स्थापित करना है, और हमारी आवश्यकताएं उन लोमड़ी और शेर के सिद्धांत के बीच में हमें इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि हम बहुत दूर न देखकर तत्कालिक लाभ के लिए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व मत का प्रयोग जल्दबाजी में कर लेते हैं। आप चाहें तो स्वयं इस बात का अकेले में बैठकर आकलन कर सकते हैं कि आपने अपने जीवन में अब तक जितनी बार भी मतदान किया है, उसमें कितनी बार एक आकलन या विश्लेषण किया है कि हम मत क्यों देने जा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका उत्तर स्वयं यह आएगा कि आपने इमाइल दुर्खीम के सामूहिक मन के सिद्धांत के अनुसार सिर्फ यह सोचकर मतदान किया है कि आपका परिवार जिसको दे रहा है उसे मत देना है, आपका समाज जिसे मत दे रहा है उसे देना है, या जिस ओर सब जा रहे हैं उस ओर हमें भी जाना है। आज आपने किसी पार्टी के झंडे को, किसी पार्टी के प्रतीक को मानव शास्त्र की भाषा में एक टोटेम समझ लिया है। आप उसी पार्टी से अपने अस्तित्व को गिनते हैं, उसी पार्टी से अपने विचारधारा को समझते हैं, और उसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, दुश्मनी, हत्या सब तक कर डालते हैं। और उस राजनीतिक टोटम के आधार पर आप बिना अपने किसी नीर चीर के विश्लेषण के मतदान का प्रयोग करते हैं। आप द्वारा अप्लाई की गई एक नौकरी में यह देखा जाता है कि आपके पास न्यूनतम योग्यता है कि नहीं है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है, आपका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है,
है या नहीं है, और उसके बाद परीक्षा होना, इंटरव्यू होना, तब आप एक छोटी सी नौकरी पाते हैं। लेकिन इतना विश्लेषण आप अपने मतदान में नहीं करते। आप अपने जीवन में जो सबसे बड़ी बात हमको अप्रत्यक्ष रूप से इसमें दिखाई दी कि ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन में जो सुख और भौतिक संस्कृति बटोरी है, डेविड बिडनी के अनुसार हम जो कहें, उन्होंने कल्चर को 3 भागों में जिस तरह बांटा है, और आर्टिफैक्ट्स, ओसीफैक्ट्स, मल्टीफैक्ट्स, उसमें जो आर्टिफैक्ट जिसमें कि आपका जितना भी आप भौतिक सामान है वो रखते हैं, उस भौतिक सामान को इकट्ठा करने में ज़्यादातर आदमी ने जिस तरीके से लोन कल्चर को अपनाया है, उस लोन कल्चर में रहते हुए मानव ने कभी विश्लेषण की वह पद्धति नहीं विकसित करी कि पूरे जीवन ऋण में ऋणग्रस्त रहने वाला एक व्यक्ति कैसे सिर्फ कुछ भत्ता पाने वाले व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बनकर सदनों में गए हैं, उनके पास अकूत संपत्ति देखता है, और इस अंतर के आधार पर कभी वह विक्रमादित्य जैसा न्यायाधीश बनकर यह न्याय नहीं कर पाता है कि निश्चित रूप से राष्ट्र की बागडोर संभालने वालों ने गलत तरीके से पैसा कमाया है। राष्ट्र की बागडोर संभालने वालों ने सिर्फ अपने लिए जीने का और अपने स्थायित्व के लिए ज़्यादा सोचा है, और इस संवेदन शून्यता को मैंने अपने विश्लेषण में सबसे ज़्यादा पाया। व्यक्ति अपने दर्द को, अपने अभावों को विश्लेषित इस आधार पर कर ही नहीं पा रहा है कि 5 साल के छोटे से समय अंतराल में कैसे कोई अकूत संपत्ति का मालिक बनता है, और एक मतदाता हमेशा ऋणग्रस्त ही रहता है। लेकिन वह इसका विश्लेषण ही नहीं करना चाहता। वह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह छिपाकर यह मान लेता है कि अब उसे दुनिया नहीं दिखाई दे रही है, उसे कोई नहीं देख रहा। जैसे शुतुरमुर्ग यह भूल जाता है कि उसने केवल अपना मुंह छिपाया, पूरा शरीर बाहर है और वह शिकारी का शिकार हो जाता है, ठीक उसी तरह से मतदाता अपना इसी तरह से सत्य से मुंह छिपा कर जीता है, और वह नहीं जान पाता कि इस तरह से उसके संपूर्ण संवैधानिक, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की हत्या होती रहती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अपने संवैधानिक अधिकार मतदान का सही प्रयोग नहीं करता है। और इस विश्लेषण को भी मैं बहुत जल्दी प्रस्तुत करूंगा, लेकिन चूंकि लोकतंत्र के महापर्व में यह बात रखना थोड़ा जल्दी मुझे पड़ रहा है कि क्या एक मतदाता के रूप में आपने कभी कोई विश्लेषण प्रस्तुत किया, या सिर्फ दुर्खीम के सामूहिक मन के सिद्धांत के अनुसार आप बस वोट डालते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप मत क्यों डाल रहे हैं। आपको बोगार्डस के सामाजिक दूरी के सिद्धांत के आधार पर आपने जाना ही नहीं कि आपको सबसे अच्छा व्यक्ति कोई क्यों लगता है और सबसे खराब क्यों लगता है। आप सबसे अच्छे वाले को मत क्यों दे रहे हैं और सबसे खराब वाले को क्यों नहीं दे रहे हैं। इसीलिए यह विश्लेषण आप जब मतदान करें आपके दिमाग में उभरे, और आप अपने मतों का सही प्रयोग करके एक सामाजिक प्राणी, एक सामाजिक और सांस्कृतिक मानव होने का अर्थ स्पष्ट कर सकें। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप भी अगर चाहते हो कि हम सभी मतदाता गंभीर बने और राष्ट्र में बौद्धिक मानव के रूप में, चिंतक के रूप में स्थापित हों, तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि हर मतदाता जागरूक बन सके, हर मतदाता सोच सके। और अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए मैं आलोक चांटिया ऐसे कुछ और बेहतर बातों को आपके साथ रख सकूं। आप सभी मतदान से पहले इस मानव शरीर और मस्तिष्क के बीच में तादात्म्य स्थापित करके मेरे जितने बिंदु हैं उन पर विचार करते हुए यह जरूर सोचिए, मतदान आप क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं करने जा रहे हैं। धन्यवाद।